सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुयवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे पी खंड के तत्वों का। पी खंड के तत्वों में हम अध्ययन कर रहे थे वर्ग 17 के तत्वों का। इस पी खंड के तत्वों वाले लेसन का हमारा आज पार्ट नंबर 23 रहेगा। यानी इस लेसन के हमारे 22 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 23 रहेगा और हम वर्ग 17 के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। यानी वर्ग 17 के तत्वों को हमने कहा था हेलोजन। पिछले वीडियो में हमने हेलोजनों के सामान्य गुणधर्म और भौतिक गुणधर्मों की चर्चा की थी और आज इस वीडियो में हम हेलोजनों के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। यानी इस आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हेलोजनों के रासायनिक गुणधर्म, या अपन कह सकते हैं वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए। देखो, हेलोजनों के रासायनिक गुणधर्मों में हम पहला रासायनिक गुणधर्म ले रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। देखो, हेलोजनों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? -1, +1, +3, +5 और +7। यानी अपन कह सकते हैं कि हेलोजन मुख्य रूप से -1, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं ये इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। क्या कहेंगे? मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब देखो, ये जो -1 ऑक्सीकरण अवस्था है ये सभी हेलोजन दर्शाते हैं। तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे -1 ऑक्सीकरण अवस्था, -1 ऑक्सीकरण अवस्था सभी हेलोजन दर्शाते हैं। सभी हेलोजन दर्शाते हैं। देखो, क्यों दर्शाते हैं? हेलोजनों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2Np5। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यानी अपन कहेंगे NH2 और Np6 ये हेलोजनों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अपन कह सकते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np5। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैसों के समान, यानी ये है अक्रिय गैस विन्यास। और यह अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है? स्थायी। तो अपन कह सकते हैं स्थायी विन्यास। NH2Np5 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह NH2Np6 हो जाता है। यानी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं और यह अक्रिय गैस विन्यास स्थायी विन्यास होता है। तो अपन कह सकते हैं कि -1 ऑक्सीकरण अवस्था सभी हेलोजन दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। देखो, फ्लोरीन केवल -1
ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। देखो कारण क्या है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों दर्शाता है। तो देखो इसका कारण क्या है, फ्लोरीन की क्या होती है, उच्च विद्युत ऋणता। उच्च विद्युत ऋणता। दूसरा कारण अपन दे सकते हैं उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसके अलावा अपन कह सकते हैं फ्लोरीन का छोटा आकार होता है। फ्लोरीन का छोटा आकार होता है और फ्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक, क्या कहेंगे, रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, अनुपस्थित। रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। तो इन कारणों से फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, यानी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन नहीं दर्शाता है। कारण मैंने क्या बताया, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, छोटा आकार और रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित। अब देखो, अब हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ क्या कहेंगे, ध्यान से समझना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। देखो क्या बताया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। और ये जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन केवल ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ बने यौगिकों में ही दर्शाते हैं। एक तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। दूसरी बात कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इनमें रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण दर्शाई जाती हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। और किस प्रकार से देखो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। हम इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके आधार पर हम समझाएंगे कि क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। तो आप ध्यान से समझते चले जाएंगे। देखो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, NH2 NP5 और ND खाली है। भाई अपन क्लोरीन किसकी बात करें, देखो हम बात कर रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो इन तीनों में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। देखो किस प्रकार से, पहले हम बात करते हैं आद्य अवस्था में। आद्य अवस्था को हम मूल अवस्था भी कहते हैं। आद्य अवस्था या मूल अवस्था। देखो ये तो रहा NS और ये रहा NP
और ये रहा एन डी। डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी ये तो है एन एस, ये है एन पी और ये है एन डी। एन एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एन पी में 5, 1 2 3 4 और 5, और एन डी है खाली। तो आद्य अवस्था में तो देखो केवल एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित। इसका मतलब क्या कहेंगे कि आद्य अवस्था में यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी आद्य अवस्था में ये किसी उच्च विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़कर +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब देखो हम इस पी कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में उत्तेजित करवाएंगे, तो अपन क्या कहेंगे, अपन कह सकते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। क्या कहेंगे, प्रथम उत्तेजित अवस्था। यानी ये तो रहा NS, ये NP और ये ND, 1 2 3 4 और 5। देखो NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लो, ये रहा NS, ये NP और ये ND। देखो P कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन में D कक्षक में उत्तेजित करवा देता हूं। तो देखो प्रथम उत्तेजित अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अयुग्मित। इसका मतलब इस स्थिति में यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम P कक्षक का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको भी हम D कक्षक में उत्तेजित करवा देते हैं, यानी ये हो जाएगी इसकी द्वितीय उत्तेजित अवस्था। क्या कहेंगे, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। देखो ये तो रहा NS, ये NP और ये ND, 1 2 3 4 और 5। NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लो। अब NP का एक इलेक्ट्रॉन हमने ND कक्षक में भेज दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा और ये लो, देख सकते हो आप। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अयुग्मित। यानी इस स्थिति में ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +5 ऑक्सीकरण अवस्था। और अब हम इस NS के इलेक्ट्रॉन को भी ND में उत्तेजित करवा देते हैं, यानी ये रहेगी तृतीय उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित अवस्था। ये रहा NS, ये NP और ये ND, 1 2 3 4 और 5। देखो इनमें तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लो, और अब इनमें 2 हैं, और अब NS का एक इलेक्ट्रॉन ND में हम भेज रहे हैं, तो ये आ गया ND में। यानी ये NS, ये NP और ये ND। इसी प्रकार ये NS, ये NP और ये ND। अब देखो आप तृतीय उत्तेजित अवस्था में 1 2 3 4 5 6 और 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
उपस्थित होते हैं। तो इस स्थिति में ये +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, +7 ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये केवल ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ ही दर्शाते हैं। और इन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं का कारण क्या है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति। इन रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण ही ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। आद्य अवस्था में केवल एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अयुग्मित, तो ये +1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। प्रथम उत्तेजित अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, अयुग्मित, तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में 1, 2, 3, 4, 5 क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और तृतीय उत्तेजित अवस्था में इनमें 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब देखो, ये तो हो गई इनकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की चर्चा। अब हम क्या कह सकते हैं कि हेलोजनों की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होने के कारण ये ऑक्सीकारक गुण दर्शाते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक गुण दर्शाते हैं। हेलोजनों की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होने के कारण ये उच्च, अपन कह सकते हैं कि हेलोजनों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो उच्च होती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं हेलोजनों की, ध्यान से समझना आप, हेलोजनों की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होने के कारण, ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। अब देखो, हमें ये तो पता हो गया है कि इनकी उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होने के कारण ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। देखते हैं कि इनमें प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है। यानी अगर हम इनके ऑक्सीकारक गुणों का क्रम लिखें, ऑक्सीकारक गुणों का क्रम, तो देखो क्रम क्या आएगा, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम ऑक्सीकारक कौन होता है, आयोडीन। तो ये इनका क्या हो गया, ऑक्सीकारक गुण। यानी अपन कह सकते हैं कि फ्लोरीन प्रबलतम, क्या कहेंगे, फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। अब देखो, हम इनकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को इनके जो मानक अपचयन विभव हैं उनके आधार पर भी समझा सकते हैं। तो देखो, मैं इनके मानक अपचयन विभव के मान लिख रहा हूं, मानक अपचयन विभव के मान। देखो, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले लेसन में भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, वहाँ पर भी हमने
मानक अपचयन विभव के मान पढ़े थे। देखो पहले बात करूँ मैं F2 की, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा ये 2F माइनस। इसी प्रकार Cl2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा 2Cl माइनस। Br2 भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा 2Br माइनस। और इसी प्रकार आयोडीन भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2I माइनस बना देता है। अब देखो हम इनके ई नोट के मान लिखें तो प्लस 2.87 वोल्ट। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का मानक अपचयन विभव होता है 1.36 वोल्ट। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का मानक अपचयन विभव होता है प्लस 1.09 वोल्ट। और अगर आयोडीन के मानक अपचयन विभव की बात करें तो आयोडीन का मानक अपचयन विभव होता है प्लस 0.54 वोल्ट। अब देखो आप, मैंने इनके मानक अपचयन विभव के मान लिखे हैं, यानी अपन क्या कह सकते हैं कि जिस हैलोजन का मानक अपचयन विभव जितना अधिक होगा उसकी अपचयन की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और वह प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो देखो यहाँ पर भी हमने प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन कौन सा है, फ्लोरीन है। और इनके मानक अपचयन विभव के मान हमने देखे तो इन मानों के आधार पर भी हम क्या कह सकते हैं कि फ्लोरीन क्या होता है, प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से अधिक होती है। तो ये हो गए इनके मानक अपचयन विभव के मान। इसका प्लस 2.87 वोल्ट, क्लोरीन का प्लस 1.36 वोल्ट, ब्रोमीन का प्लस 1.09 वोल्ट और आयोडीन का प्लस 0.54 वोल्ट। अब देखो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि अधिक मानक अपचयन विभव वाला हैलोजन कम मानक अपचयन वाले हैलाइड आयनों को विलयन से हटा देता है। देखो इसको मैं हटा रहा हूं और फिर हम एक नोट लिखते हैं। देखो ध्यान से समझना आप, हम इनके ऑक्सीकारक गुण का अध्ययन कर रहे हैं। हमने मानक अपचयन विभव के आधार पर देखा कि सबसे ज़्यादा मानक अपचयन विभव फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, कम मानक अपचयन विभव वाले हैलाइड आयनों को उनके विलयन से हटा देता है। तो आप नोट लगा के लिखो NOTE, नोट में लिखो आप क्या कहेंगे, अधिक मानक अपचयन, अधिक मानक अपचयन विभव वाला हैलोजन, हैलोजन कम मानक अपचयन, कम मानक अपचयन विभव वाले हैलाइड को, विभव वाले हैलाइड को, हैलाइड को विलयन से हटा देता है, विलयन से हटा देता है। क्या कहा कि अधिक मानक अपचयन विभव वाला हैलोजन कम मानक अपचयन विभव वाले हैलाइड को विलयन से हटा देता है। देखो F2 प्लस अपन कह सकते हैं 2x माइनस, और क्या बनाएगा ये बनाएगा 2F माइनस प्लस x2। अब देखो यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। बात करें हम Cl2 की, 2x माइनस क्या बना लेगा 2Cl माइनस प्लस X2, और यहाँ पे X क्या होगा, यहाँ पे X होगा ब्रोमीन और आयोडीन। इसी प्रकार अपन बात करें Br2 की, 2x माइनस क्या बनाएगा 2Br माइनस प्लस X2, और यहाँ पे X क्या होंगे केवल आयोडीन। यानी अपन क्या कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके आयनों को विलयन से हटा देता है। यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड व आयोडाइड आयनों को विलयन से हटा देता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से अधिक होता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन केवल ब्रोमाइड व आयोडाइड आयनों को ही उनके विलयन से हटाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव तो क्लोरीन से अधिक होता है, और ब्रोमीन व आयोडीन के मानक अपचयन विभव क्लोरीन से कम होते हैं। तो क्लोरीन केवल ब्रोमाइड व आयोडाइड आयनों को ही उनके विलयन से हटा पाता है। बात करें ब्रोमीन की तो ब्रोमीन केवल आयोडाइड आयन को ही विलयन से हटा पाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का मानक अपचयन विभव ब्रोमीन से कम होता है। अब देखो, अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन किसी को भी विलयन से नहीं हटा पाता है, ना तो फ्लोरीन को, ना क्लोरीन को, ना ब्रोमीन को, और ना ही, यानी अपन कह सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन तीनों में से किसी को भी आयोडीन विलयन से नहीं हटाता है। क्यों नहीं हटाता है? क्योंकि आयोडीन का मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं, ओवरऑल अपन निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि स्टार लगा के आप लिख लो कि फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। प्रबलतम ऑक्सीकारक। और जो आयोडीन है यह क्या होता है दुर्बलतम ऑक्सीकारक। दुर्बलतम ऑक्सीकारक। तो ये तो हो गई इनके ऑक्सीकारक गुण की चर्चा। आप अच्छे से इनको ध्यान में रखोगे कि अधिक मानक अपचयन विभव वाला हैलोजन कम मानक अपचयन विभव वाले हैलाइड को विलयन से हटा देता है, और यह क्रम है इनके ऑक्सीकारक गुणों का क्रम। सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं फ्लोरीन व क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुणों की। कई बार यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि का क्रम लिखा था। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। देखो, मैं क्रम लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम। तो देखो क्रम क्या था, क्रम था Cl2 की इलेक्ट्रॉन लब्धि F2 से अधिक थी, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक थी, और बाद में ब्रोमीन, और सबसे अंत में आयोडीन। अब देखो,
यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन को समझो। यानी क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक है, फिर भी फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों? तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक है, फ्लोरीन से अधिक है, फिर भी फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है या प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के आधार पर तो क्लोरीन को प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक है, फिर भी फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों? तो देखो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आप लिखोगे, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा ही आप समझोगे और वैसा ही आप लिखोगे। देखो हम इसकी व्याख्या बॉर्न-हेबर चक्कर पढ़ा है आपने 11th में। बॉर्न-हेबर चक्कर के आधार पर करते हैं। बॉर्न-हेबर चक्कर देखो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक की अभिक्रिया को हम ऑक्सीकारक की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ऑक्सीकारक की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ध्यान से समझेंगे आप। देखो कोई भी ऑक्सीकारक है, मैं यहाँ पे ले लूँ ½ X2 प्लस इलेक्ट्रॉन और जलीय विलयन में ये अभिक्रिया होगी, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा X-aqueous। अब देखो ये अभिक्रिया है, ये 3 पदों में संपन्न होती है। यानी अपन कहेंगे उपरोक्त अभिक्रिया, ध्यान से समझना आप, उपरोक्त अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में संपन्न होती है। पर ये तो हमने संपूर्ण अभिक्रिया दिखा दी कि ½ X2 प्लस इलेक्ट्रॉन H जलीय विलयन में अभिक्रिया हो रही है, तो जलीय यानी इस ऋणायन का क्या बन जाएगा, जलीय विलयन। देखो स्टेप फर्स्ट ये अपन कह सकते हैं पद फर्स्ट। इसमें क्या होगा, इसमें ½ X2 इससे बनेगा पहले अक्स, यानी यहाँ पे जो ऊर्जा निकलेगी उसको हम कहेंगे वियोजन ऊर्जा। देखो ये ऊर्जा हम दे रहे हैं, निकलेगी नहीं, यानी बंध यहाँ पे टूट रहा है, बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी होगी, तो वियोजन ऊर्जा, और ये वियोजन ऊर्जा होगी धनात्मक। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में जो अक्स है
यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, अक्स माइनस, और यहाँ पे जो डेल एच होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, ऋणात्मक, क्योंकि ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त होती है, बाहर निकलती है। यहाँ पर जो डेल एच थी वो क्या थी, वियोजन ऊर्जा जो हम दे रहे थे, यानी ये रहेगी धनात्मक, ये रहेगी ऋणात्मक। अब देखो स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड, इसमें ये जो ऋणायन बना है ये जल के साथ संयोग करेगा और क्या बनाएगा, अक्स माइनस एकवश, यानी जल के साथ योग हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो डेल एच होगी उसे हम कहेंगे जल योजन ऊर्जा। क्या कहेंगे, जल योजन ऊर्जा, और ये भी मुक्त होती है, बाहर निकलती है। इसका मतलब इसका मान भी क्या रहेगा, ऋणात्मक। अब देखो कोई भी प्रक्रम है, उस प्रक्रम के संपन्न होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है, आवश्यक शर्त ये होती है कि खर्च की गई ऊर्जा से निकलने वाली ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, तो वह प्रक्रम अपने आप संपन्न होगा। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। भाई वियोजन ऊर्जा तो यहाँ पे खर्च हुई है, बंध को तोड़ने में काम आ रही है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और जलयोजन ऊर्जा यहाँ पे मुक्त हुई है। अक्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्स माइनस बनाया तो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और यह ऋणायन बना, यह ऋणायन जल के अणुओं के साथ योग कर रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा निकलेगी उसे हम कहेंगे जल योजन ऊर्जा, और ये भी क्या है, ऋणात्मक। तो निकलने वाली ऊर्जा ऋणात्मक और खर्च की गई यानी दी गई ऊर्जा क्या रहेगी, यहाँ पे धनात्मक। अब मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी प्रक्रम को संपन्न होने के लिए खर्च की गई ऊर्जा से निकलने वाली ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे फ्लोरीन के परबल ऑक्सीकारक गुण की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों का प्रभाव, समग्र प्रभाव हम देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो है F2 और ये है Cl2। चलो मैं ऊपर से हटा रहा हूँ एक बार, देखो थोड़ा सा मैं हटा दूँ, देखते हैं कि किस प्रकार से फ्लोरीन परबल ऑक्सीकारक होता है। क्वेश्चन को आपने लिख लिया, आंसर हम इसका दे रहे हैं बोर्न हेबर चक्कर के आधार पर। तो ध्यान से समझना आप, यहीं से इसका आंसर निकल के आएगा। यानी हम इन तीनों की तुलना कर रहे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के संदर्भ में। देखो ये तो है फ्लोरीन और ये है क्लोरीन, ध्यान से समझना आप। पहले हम बात करते हैं बंध वियोजन ऊर्जा की। बंध वियोजन ऊर्जा, देखो पिछले वीडियो में भी हमने बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम देखा था, और बंध वियोजन ऊर्जा फ्लोरीन से ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल एच एफ एफ, यानी फ्लोरीन से अधिक डेल एच किसकी होगी, क्लोरीन की। फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, अभी देखो हमने क्रम लिखा था, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी अधिक होती है, क्लोरीन की होती है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं डेल एच एफ टू, इससे ज़्यादा है डेल एच सी एल टू। फिर अपन बात करते हैं जलयोजन ऊर्जा की। जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा देखो किसकी अधिक होगी, डेल एच एफ माइनस की जलयोजन ऊर्जा डेल एच सी एल माइनस से अधिक
होती है। क्यों? क्योंकि F- का आकार Cl- से छोटा होता है, तो ज़्यादा जल के अणुओं के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति F- की होगी, तो इसलिए जलयोजन ऊर्जा F- की अधिक होगी Cl- से। अब देखो हमने तुलना कर ली। अब अभी मैंने क्या बताया आपको कि बंध वियोजन ऊर्जा तो खर्च की गई ऊर्जा है, यानी ये ऊर्जा तो कम होनी चाहिए, और यहाँ पर फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम है, यानी ये है, ये किसके पक्ष में है? ये है फ्लोरीन के पक्ष में है, फ्लोरीन के पक्ष में है। इसकी बात करें, ये किसके पक्ष में है? इलेक्ट्रॉन लब्धि निकलने वाली ऊर्जा है, और किसके अधिक है? Cl2 की, यानी ये क्लोरीन के पक्ष में है, क्लोरीन के पक्ष में है। और बात करते हैं जल योजन ऊर्जा की, जल योजन ऊर्जा फ्लोरीन के पक्ष में है। तो अब देख सकते हो आप, फ्लोरीन के पक्ष में दो हैं, दो कौन कौन? एक तो बंध वियोजन ऊर्जा और एक जल योजन ऊर्जा। क्लोरीन के पक्ष में केवल इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। तो अपन अब क्या कह सकते हैं? अपन ओवरऑल कह सकते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो। देखो ये दो पक्ष हैं कि फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम होती है, यानी F बंध दुर्बल होता है जो आसानी से टूट जाता है। दूसरा अपन ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि फ्लोरीन की जलयोजन ऊर्जा क्लोरीन से अधिक होती है, अतः फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इस प्रकार हम बॉर्न-हेबर चक्र के आधार पर कह सकते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो इन दोनों स्टेटमेंट को। कैसे लिखोगे? फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा, फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम होती है, क्लोरीन से कम होती है। दूसरा अपन कह सकते हैं फ्लोरीन की जलयोजन ऊर्जा, फ्लोरीन की जलयोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम होती है, अधिक होती है, अधिक आएगा यहाँ पे, जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है। अतः स्पष्ट है कि फ्लोरीन क्लोरीन से प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये हमारा उस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। आप इसी प्रकार इसको अच्छे से याद करोगे। अब हम नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करते हैं। अब देखो हम क्रियाशीलता की बात करते हैं, हैलोजनों की क्रियाशीलता। और सबसे पहले हम हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता देख रहे हैं। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता देखो, हैलोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर H2 प्लस X2 क्या बनाएंगे? 2HX, यानी अपन कहेंगे हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। X2 बराबर क्या होगा? F2 Cl2 Br2 और I2, यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर X2 क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन हैलाइड जल में क्या बनाएंगे? हाइड्रोहेलिक अम्ल, क्या कहेंगे? HX, हाइड्रोहेलिक
हाइड्रोहेलिक एसिड जलीय विलयन है, जलीय विलयन। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लूँ HCl तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HBr होगा तो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HI होगा तो हाइड्रो आयोडाइक अम्ल। यानी ये जल के साथ, जल में या अपन कह सकते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोहेलिक अम्ल बनाते हैं। अब देखो आप, ये है H+ और ये है X-, यानी ये तो है हैलाइड आयन। क्या है, हैलाइड आयन। और ये है प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन। अरे भाई हाइड्रोजन में एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में होता नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, प्रोटॉन। इसीलिए H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ये जुड़कर क्या बनाएंगे, HX। और यहाँ पे जो ऊर्जा बाहर निकलेगी, निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा, उसे हम प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन बंधुता। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, प्रोटॉन बंधुता जितनी अधिक होगी, इस HX बंध की बंध सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता जितनी अधिक होगी, HX बंध उतना ही मजबूत होगा, उतना ही मजबूत होगा। अब देखो, हम हैलाइड आयनों की प्रोटॉन बंधुता का क्रम देखें। प्रोटॉन बंधुता का क्रम, तो देखो क्रम क्या आएगा, प्रोटॉन बंधुता का क्रम आएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटॉन बंधुता होती है F- की, फिर Cl- की, फिर Br- की, और सबसे कम प्रोटॉन बंधुता होती है I- की। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य का क्रम लिखें, बंध सामर्थ्य का क्रम, तो देखो क्रम क्या आएगा, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत बंध क्या होगा, F- के साथ, यानी HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। तो एक तो क्रम आ गया बंध सामर्थ्य का। अगर हम स्थायित्व का क्रम लिखें, स्थायित्व का क्रम, तो देखो जो बंध जितना अधिक मजबूत होगा वह ज़्यादा स्थायी होगा। यानी इसके स्थायित्व का क्रम भी क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्थायी HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। ये हो गया इनके स्थायित्व का क्रम। अब अगर हम अम्लीय गुणों का क्रम लिखें, अम्लीय गुण बोल दो या अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, यानी आसानी से H+ कौन दान करेगा, जिसका बंध कमज़ोर होगा वो आसानी से H+ को दान कर देगा। इसका मतलब HI का बंध क्या है, सबसे दुर्बल है, तो आसानी से HI H+ को दान कर देगा। यानी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या आएगा, ये आएगा HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। यानी अपन कह सकते हैं कि HI यहाँ पे अधिक अम्लीय गुण दर्शाता है। तो देखो ये क्रम था प्रोटॉन बंधुता का, ये क्रम है बंध सामर्थ्य का, ये क्रम है स्थायित्व का, और ये क्रम है अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। और अब हम ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता देखते हैं। देखो ये है सेकंड, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी हेलोजन ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखो ये मैंने लिखी है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, -1, +1, +3, +4, +5, +6 और +7।
पहले बात करते हैं अपन फ्लोरीन की। देखो फ्लोरीन OF2 यानी फ्लोरीन ही हमने अभी चर्चा की भी है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो देखो OF2 का निर्माण कर रहा है फ्लोरीन। फिर देखो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन नहीं दर्शाता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन Cl2O, Cl2O3, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7 ये ऑक्साइड बनाता है। देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक ऑक्साइड नहीं कहलाएंगे, ऑक्सीजन के फ्लोराइड कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन ऋणात्मक है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक क्या कहलाएंगे? ऑक्साइड। इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे। तो ब्रोमीन Br2O, BrO2, BrO3 ये ऑक्साइड बनाता है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन I2O4, I2O5 और I2O7 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। अब देखो जो क्लोरीन के ऑक्साइड हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के होते हैं और विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। अगर ब्रोमीन के ऑक्साइडों की बात करें तो ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्थायी होते हैं। आयोडीन के ऑक्साइड अविलय ठोस होते हैं। क्या होते हैं? अविलय ठोस होते हैं। अब देखो आयोडीन का जो I2O5 ऑक्साइड है ये अच्छा ऑक्सीकारक होता है और इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आंकलन में किया जाता है। इस I2O5 ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है, इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आंकलन में किया जाता है। और क्लोरीन का जो ClO2 ऑक्साइड है इसका उपयोग कागज की लुगदी बनाने, कपड़ों के विरंजीकरण व पीने के पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। अब देखो हम फ्लोरीन की बात करते हैं कि फ्लोरीन एक तो बना रहा है OF2 और एक बनाता है O2F2, लेकिन यह क्या होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी होता है और यह फ्लोरीकारक, क्या कहेंगे? फ्लोरीकारक के रूप में कार्य करता है। यानी यह प्लूटोनियम के साथ अभिक्रिया कर, प्लूटोनियम है Pu है, प्लूटोनियम के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? PuF6 और साथ में 3O2। क्या बताया मैंने कि फ्लोरीन OF2 और O2F2 प्रकार के ऑक्सीजन के फ्लोराइड बनाता है। ये O2F2 अस्थायी होता है जो फ्लोरीकारक की तरह कार्य करता है, जो प्लूटोनियम के साथ अभिक्रिया कर PuF6 का निर्माण करता है। और इस अभिक्रिया का उपयोग नाभिकीय जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें प्लूटोनियम को हटाने में किया जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो ये हो गए हमारे ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक, ये अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। देखो सी पार्ट, धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। धातुओं के प्रति क्रियाशीलता यानी अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि हेलोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे? 2m+X2 तो क्या बनाएंगे? 2mx, यानी ये है धातु हैलाइड। और यहाँ पर जो ये धातु है ये है
एक संयोजी धातु, एक संयोजी धातु। अब देखो हम धातु हैलाइडों में इनके आयनिक गुणों का क्रम देखें तो देखो क्या आएगा, आयनिक गुणों का क्रम, यानी सबसे ज़्यादा आयनिक गुण किस धातु हैलाइड में होंगे, तो इनका क्रम होगा MF, फिर MCl, फिर MBr, और सबसे कम आयनिक गुण होंगे Mi में। तो ये इनके आयनिक गुणों का क्रम है। तो धातु यानी हैलोजन धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु हैलाइड बनाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हैलोजनों की अन्य हैलोजनों के प्रति, अन्य हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता, और इसे हम कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। क्या कहेंगे, अंतरा हैलोजन यौगिक। देखो अंतरा हैलोजन यौगिकों को हम अलग से वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। बस यहाँ पर हमें यही जानना है कि हैलोजन अन्य हैलोजनों के साथ अभिक्रिया कर अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। और कौन कौन से अंतरा हैलोजन यौगिक बनाएंगे, अक्स डैश 3, अक्स डैश 5 और अक्स डैश 7। यानी यहाँ पर +1 ऑक्सीजन अवस्था, यहाँ पे +3, +5 और +7, यानी अक्स डैश 3, अक्स डैश 5, अक्स डैश 7, यानी इस प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं हैलोजन। अन्य दूसरे हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके अंतरा हैलोजन यौगिकों को हम अलग से वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो इस आज के वीडियो में हमने हैलोजनों के रासायनिक गुण धर्मों की चर्चा की है। आप एक बार वापस से वीडियो को आराम से आप देखना, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।